हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं आपका कैरियर बनाओ यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज से आपकी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हमने एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर दी है। महाकाल का जो तांडव है, सावन का महीना चल रहा है, महात्मा बुद्ध की धरती में हम आ चुके हैं। तो अब आपके लिए हम ईमानदारी से मेहनत करने वाले हैं। अभी थोड़ी कुछ देर पहले 9 बजे मैम की क्लास हो चुकी थी। आपकी जो हिंदी का जो आपका 100 नंबर के उसमें भाषा का पेपर है, उसमें से 75 नंबर का हिंदी का पार्ट रहने वाला है। तो मैम ने वो बिल्कुल आपको अच्छे से कवर करवाने वाली है। उसके बाद में हमारा सेकंड पेपर, इसमें क्या रहने वाला है आपका जीके। तो जीके वाला जो पार्ट है वो मैं करवाने वाला हूँ। उसके अंदर आपका रीजनिंग भी है, मैथ भी है, बट मैं जीके का जो भी पोर्शन, आपके 5 टॉपिक है, उन सबको मैं यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। तो आपकी एग्जाम तक इस क्लास को आप कंटिन्यू रखना है। यहाँ से एज इट इज आपके क्वेश्चन जो है ना वो आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब कुछ करने का जुनून हो ना, जब आपको शिक्षक बनने का आपको सबसे बड़ा अवसर मिला है, 1,70,000, बट आपको तो एक वैकेंसी चाहिए, वो आराम से आपको मिल सकती है। यदि आपको शिक्षक बनना है, सरकारी नौकरी लेनी है ना, तो आपको जी तोड़ अच्छी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी देखो ना, बहुत लोग बोल रहे कि हमें टाइम कम मिला है। टाइम सभी को इतना ही मिला है, आपको जितना मिला है औरों को भी उतना मिला है, जो टॉपर आएगा उसको भी उतना ही मिलेगा। तो लगातार आपको ये क्लास देखते रहना है। एज इट इज आपके क्वेश्चन है ना वो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। मैं आपको मिक्स में क्वेश्चन करवाऊंगा, जैसे कि आपके सारे टॉपिक, क्योंकि आप पढ़ रहे हो लगातार, तो आपकी प्रैक्टिस, ये आपका प्रैक्टिस सेट हो रहा है। और इसमें जो भी क्वेश्चन है वो आपके बीपीएससी में जो पहले आपके पूछे हुए हैं, एज इट इज वो बहुत सारे क्वेश्चन है, उसके इर्द गिर्द जितनी संभावना आपके एग्जाम में हो रही है बनने की, तो उन सबको मैं कवर करके लेके आया हूँ। और मैम का भी यही शेड्यूल है, जो पीछे की जो एग्जाम टीचर भर्तियों में पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो सब आपको लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो अपन करते हैं इस क्लास की शुरुआत। आज हो चुकी है आपकी 11 जुलाई। 11 जुलाई का हमने नाम लिया था 9 बजे हिंदी का और 10 बजे जीके का। तो अपनी 10 बज चुके हैं और 10 बजे अपन करते हैं इस क्लास का स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गलत आवासों के प्रमाण हैं? गलत गलत आवासों के प्रमाण कहां पे मिले हैं? कहां पे मिले हैं भाई, बता सकते हो? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका पलमोई, ऑप्शन नंबर सेकंड है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर 3 है राणा घुड़ई, ऑप्शन नंबर 4 है बुर्ज होम। तो कहां पे मिला है ये? बुर्ज होम के अंदर। बुर्ज होम पुरातत्व स्थल है कहां पे? ये स्थल कहां पे है भाई? बुर्ज होम कहां पे है? आपका जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर आपका बुर्ज होम जो पुरातात्विक स्थल है वो है। इसके अंदर होता क्या था, पहले क्या करवाया जाता था, इसके अंदर जो मालिक होता था बुर्ज होम का, उसके साथ में क्या है, कुत्ते को साथ उसको दफनाया जाता था। जो उसका शव होता था ना, तो कुत्ते के साथ में, ये भी आप एक चीज नोट कर लेना, कुत्ते के साथ में, कुत्ते के साथ में शव को दफनाया जाता था, शव को दफनाया जाता था, दफनाया जाता था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप ये लिख लेना कि पुरातात्विक, भारतीय पुरातात्विक स्थल, या फिर भारतीय पुरातात्विक, पुरातात्विक का जनक कौन है? भारतीय पुरातात्विक का जनक आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन जरूर याद रखना। इसका है अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर जेंडर कनिंगम, कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम है वो भारतीय पुरातात्विक का जनक है। ये क्वेश्चन भी आप जरूर याद रखना। आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन के ऊपर। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में, आपका भगवान गौतम बुद्ध, हम भगवान गौतम बुद्ध की धरती बिहार में उतर चुके हैं। तो पूरी ईमानदारी के साथ में आप मेहनत करने वाले, और पूरी ईमानदारी के साथ में आपको करनी है। ठीक है, बिल्कुल। आज ही आपके गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं 6वीं शताब्दी में से पूर्व कितनी महान शक्तियां, यानी महान जनपद अस्तित्व में थी? कितनी महान जनपद थे, बता सकते हो क्या आप? अब मैं गौतम बुद्ध से, आप इतनी देर इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इतनी देर में आपको ये बताता हूं कि महात्मा गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ कब था? जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्वी में, ईसा पूर्वी। इनका जो निधन है वो कब हुआ था? 483 ईसा पूर्वी। और जन्म हुआ कहां पे था भाई? जन्म हुआ था लुम्बिनी के अंदर। लुम्बिनी कहां पे? नेपाल के अंदर है ये। वहां पे इनका जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध से संबंधित आपको मैं 3 घटनाएं लिखवाता हूं।
एक तो है धर्म चक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण लिख लो पहले। घर छोड़ने की घटना को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण घटना को क्या कहते हैं? घर छोड़ने की घटना। इसको आपको मैं लिखवा देता हूँ, पहले ये लिख देता हूँ। एक है उसके बाद में धर्म, एक है धर्म चक्र परिवर्तन, सॉरी सॉरी, धर्म चक्र परिवर्तन, चक्र परिवर्तन। उसके बाद में एक महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। तीन घटनाएं, इनको जरूर याद रखना, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हर कोई एग्जाम में पूछा जाता है तो। ठीक है, ये क्या है? घर छोड़ने की घटना, घर छोड़ने की घटना, उसको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद में धर्म चक्र परिवर्तन है, ये पहला उपदेश, ये था पहला उपदेश। ये दिया कहां पे था भाई? पहला उपदेश दिया था सारनाथ के अंदर, सारनाथ के अंदर। उसके बाद में महापरिनिर्वाण, यह निधन या फिर मृत्यु, और ये कब हुई थी? 483 ईसा पूर्वी के अंदर हुई। क्यों थी? सुअर का मांस खाने पर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु क्यों हुई थी? सुअर का मांस खाने पर हुई थी। महात्मा बुद्ध को क्या बोला जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज, इनको कहते हैं एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, ज्योतिपुंज भी बोला जाता है। और इनके काल में कितने जनपद थे? 16 जनपद थे। अब वो जनपद कौन कौन से हैं, बता सकते हो आप लोग? एक बार इस चीज को ना एक बार साइड में लिख लेना, आपकी जनपद आपको पढ़ने हैं, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे 16 जनपद नहीं बता सकता क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, तो यहाँ पे साइड में आप तैयारी कर रहे हो तो एक कॉपी पेन वगैरह लेके बैठा करो। यहाँ पे लिखना है महाजनपद, ठीक है? महाजनपद, महाजनपद को आप बिल्कुल आपको पढ़ना है। मैं बता दूंगा आपको पढ़ना कहाँ कहाँ से है। आपका जो सी टेट का पेपर हो रहा है वो बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है? आपका सी टेट वाले भी जिनका 20 अगस्त को एग्जाम है वो बिल्कुल इस क्लास को देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद है मलिक इख्तियार उल दिन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? रजिया सुल्तान, रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्तान। इसके पिता का नाम क्या है भाई? इसका पिता है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश इसका पिता है। इसका माता है कुतुब बेगम। इसका रजिया, देखो ये भी पूछा जाता है, इसका पूरा नाम जरूर याद रखना आप। पूरा नाम है जलालोत, जलालोत उद उद दिन उन दिन रजिया। ये जरूर पूछा जाता है भाई आपसे, याद रखना इसको, ठीक है? उसके बाद में रजिया सुल्तान, देखो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका भी है। दिल्ली की, दिल्ली की पहली महिला शासिका, पहली महिला शासिका, महिला शासिका भी है, ठीक है? उसके बाद में कौन से किले में रखा गया था इसको कैद करके? कौन से किले में रखा गया था बताओ भाई, कौन से में था? भटिंडा के किला मुबारक में, भटिंडा किला मुबारक में इसको कैद करके रखा गया था। अब रजिया सुल्तान किस वंश की थी? ये कौन से वंश की थी बताओ? ये थी गुलाम वंश की, गुलाम वंश की थी। अब गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है भाई? गुलाम वंश का संस्थापक है, ठीक है? इन चीजों को आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। आगे जाइए। दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? दीवान ए किसके द्वारा बनाया गया था, जल्दी बताओ। अब साथ साथ में ना आंसर देते रहा करो। किसने?
मोहम्मद बिन तुगलक ने क्यों बनाया था ये दीवान? ये कृषि की उन्नत यानी कृषि में उन्नति करने के लिए, उन्नत फसल यानी उन्नत बीज, या फिर उसके अंदर बहुत सारी चीजें ना कृषि के अंदर सुधार करने के लिए, कृषि व्यवस्था के अंदर सुधार करने के लिए क्या किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने? क्या चलाया? दीवान ए कोही, एक विख्यात यानी विभाग था ये, कृषि विभाग। किसने बनाया था ये? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ये कौन से वंश से है? तुगलक वंश से, तुगलक वंश से है। अब तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक। ये चीजें भी आप नोट कर रखना। आगे जो आपको मैं फटाफट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जो आपके प्रैक्टिस सेट आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। आपका जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम जैसे कि आपको पूरा सिलेबस भी आपने कवर किया हो, ऐसी बात नहीं होती। देखो ना, आपका सिलेबस यदि 20 से 30% भी कवर है ना, तो इन क्लासों को लिया करो, क्योंकि आपको पता चले कि क्वेश्चन आगे पूछा कैसे जाने वाला है। यदि आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे, आपके नजरों में आप आगे पढ़ोगे ना, तो ऐसे भाई हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया करो बार बार में, ठीक है? मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ यहाँ पे। अजय, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटित हुई थी? अब ये घटनाएं देख लीजिए एक बार। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था भाई? ये 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद में काकोरी कांड, काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त, 9 अगस्त 1925 को आपका काकोरी कांड हुआ था। उसके बाद में चोरी चौरा कांड कब हुआ? ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। 1922 को आपका चौरा चोरी कांड हुआ था। तो ये तो देख लीजिए, ये बंगाल विभाजन 1905 से बाद के हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। अब 1905 से पहले के दे रखे हैं, तो ये तो नहीं होंगे। फिर बचा कौन? चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। अब चापेकर कितने थे? ये 3 बंदी थे, 3 भाई थे। 3 भाइयों के द्वारा, अब भाइयों के नाम बताओ मेरे को, क्या क्या था इनका, मैं लिखवा देता हूँ आपको। एक तो था दामोदर, दामोदर नाम था। और क्या क्या नाम था? इन तीनों का नाम बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए। एक था बालकृष्ण, बालकृष्ण। एक था वासुदेव, वासुदेव। 3 भाई थे, ठीक है ना? तीनों तीनों भाइयों के द्वारा, यानी इनके आगे क्या लगता है? चापेकर, यानी दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर, यानी तीनों भाइयों के द्वारा क्या गया? प्लेग कमिश्नर क्या कर दी? हत्या कर दी थी। तो यह घटना इससे पहले आ जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट के प्रतिक्रिया के रूप में कौन, रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है? इसमें कुछ गड़बड़ हो गया। राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में बताइए। आप साथ साथ मैंने कमेंट करता रहा करो, जिससे ना खुद उसको बोला करो साथ में, जब मैं पूछता हूँ क्वेश्चन पूछा करो, खुद बताया करो, ठीक है? कब किया गया था ये? 6 अप्रैल 1919 को। रोलेट एक्ट, रोलेट, रोलेट एक्ट समिति, समिति बताइए इसमें कौन सी समिति थी इसमें? सिडनी रोलेट, रोलेट। ये क्या था? इसमें अध्यक्ष था इस समिति का, तो इसी के नाम से ये आया था भाई भारत के अंदर। अब इसका काम क्या था? ये था बिना किसी, या फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा शक के आधार पर गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करती थी, ठीक है? दूसरा था इसको, इसे देखो इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, इसे बिना, बिना वकील, बिना अपील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहते हैं। बिना दलील, दलील भी कहा जाता है भाई, ठीक है? और इसका ये पूछा कि इसमें राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए
जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? किसने की थी भाई? राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी, या उधम सिंह ने की थी, या चंद्रशेखर आजाद ने की थी, या भगत सिंह ने की थी? किसने की थी? अब ये घटना हुई कब थी? मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, ये कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। अभी हुई क्यों थी और कहां पे हुई थी ये? अमृतसर पंजाब के अंदर, अमृतसर पंजाब के अंदर हुई थी। और पंजाब के दो प्रसिद्ध क्या थे? नेता थे, दो प्रसिद्ध नेता या फिर लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय लोकप्रिय नेता कौन कौन थे वो? एक तो डॉक्टर सैफुद्दीन, सैफुद्दीन थे, और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल। इनको क्या कर लिया गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब दोनों नेता क्या थे? लोकप्रिय थे। तो उन नेताओं को क्या छुटाने के लिए, उन नेताओं को यानी वहां से गिरफ्तारी से मुक्त करवाने के लिए क्या किया गया था? उनके सपोर्ट में क्या थी? जनसभा चल रही थी, जनसभा, जनसभा चल रही थी। अब उस जनसभा के ऊपर क्या किया गया? किसने? जनरल ओ डायर ने क्या किया? वहां पे गोली चलवा दी सभा के ऊपर। तो उसमें क्या हुआ? बहुत सारे लोग गोले में मर चुके थे। वहां पे कुआं था, उस कुएं के अंदर भी कूद चुके थे। और उस टाइम पे छोटा सा बच्चा था, कौन? उधम सिंह। उधम सिंह ने ये सारी चीजें देखी वहां पे, और उसका बदला लेने के लिए क्या किया था? ये घटना हुई थी 1919 को, 1900 घटना हुई थी। बट 1940 को, 1940 को कब किया गया? जनरल ओ डायर को क्या गया? मार दिया था। ठीक है, कितने साल बाद? 21 साल के बाद। 21 साल बाद क्या क्या बदला लिया। तो अपने जो आपने सोचा है ना वो कर सकते हो आप आपके पास टाइम कम है, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत सारी भर्तियां आ रही है ना, कुछ भी वो सिलेक्शन नहीं हो रहा तो हार नहीं माननी। इसने भी देखो, उधम सिंह ने, छोटा सा बच्चा था वो, 1919 के अंदर, और 1940 में जाके जनरल ओ डायर की हत्या कर दी थी। ठीक है ना, और वहां जाके उनके उन्हीं के देश में जाके, ये तो देखो हिम्मत देखो उनकी। यहाँ अपने देश में तो पता नहीं क्या कर सकते हैं, लेकिन उनके देश में जाके वहां सारा माहौल अपने प्रतिकूल था, वहां पे जाके उन्होंने क्या की? जनरल ओ डायर की हत्या कर दी थी। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से नेताओं में कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? काकोरी ट्रेन डकैती हुई कब थी? ये कब हुआ था? 9 अगस्त, 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन था भाई? राजेंद्र नाथ लाहिड़ी भी था, राम प्रसाद बिस्मिल था, रोशन सिंह भी था, और कौन नहीं था उसमें? भगत सिंह। आपका भगत सिंह है वो नहीं, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? भगत सिंह। अब इसमें देखो, इसका नाम अभी चेंज करके आपके यूपी सरकार ने क्या कर दिया है, वो आपका करंट क्वेश्चन ये है, क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन, ये जरूर याद रखना, ट्रेन एक्शन। यूपी सरकार ने इसका नाम चेंज करके क्या किया? ट्रेन एक्शन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदल क्या गया? ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। आगे आ जाइए। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया? चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह हुआ क्यों था? बता सकते हो क्यों हुआ था ये? जो ये बागान होते हैं ना, बाग वगैरह के लिए, तो वहां पे आंदोलन, यानी उनको मजदूरी नहीं दी जा रही थी चंपारण के अंदर। उनको प्रॉपर जो जो किसान लोग हैं उनको मजदूरी नहीं दी जा रही थी, तो उसके विपक्ष में क्या हुआ था? फिर यहाँ पे उनको न्याय दिलाने के लिए गांधी जी ने क्या किया? 1917 में चंपारण सत्याग्रह करवाया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब करवाया था? 1917 के अंदर। आगे जाइए। गांधी जी ने किस वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? अब सूती मिल का कब किया गया था? सूती मिल का क्या हुआ कि यहाँ पे जो मजदूर लोग थे और मालिकों में क्या है, वहां मजदूरों को लेकर अनबन बन रही थी, अनबन हो रही थी। तो उसको लेकर, उस विवाद को समाप्त करने के लिए क्या किया गांधी जी ने? 1918 में क्या किया भाई? कौन सा आंदोलन चलाया था उस टाइम पे? आंदोलन का नाम पता है? ये आंदोलन क्या था भाई? अहमदाबाद में सूती वस्त्र के रूप में उनको सत्य, यानी कि उनको न्याय दिलाने के लिए मजदूरों को, यानी उसके अंदर क्या कि उसमें बोनस के अंदर, उसमें क्या है, उस टाइम पे प्लेग बीमारी फैल रही थी। अब प्लेग बीमारी के चलते क्या हुआ था वहां? प्लेग का विवाद चल रहा था कि उनको मजदूरी नहीं दी जा रही थी, यानी उसमें उसके बोनस को काट दिया गया था। तो उस विवाद को लेकर के गांधी जी ने इसके सपोर्ट के लिए क्या किया? फिर सूती मिल श्रमिकों के साथ में एक सत्याग्रह किया 1918 के अंदर।
ऐसे सीधा ही पूछा जाएगा, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन याद रखा करो। निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? अब भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है भाई? 13 देशों से गुजरती है। अब वो 13 देश कौन कौन से बता सकते हो आप लोग? मैं यहां लिखवा देता हूं, 13 देश। बताइए मेरे को कौन कौन से, बड़ा फटाफट। आप लोग साथ साथ में ना क्या कि इन चीजों को नोट करता रहा करो या फिर लिखते रहा करो, है ना। तो मेरे को बता दो क्या कौन कौन से हैं। इक्वाडोर हो गया एक तो आपका, एक हो गया कोलंबिया, कोलंबिया हो गया, और कौन कौन से हैं? एक हो गया आपका ब्राजील, और साउटोम। क्योंकि ये ना भारत देशों के नाम है जो आपके जो है ना विदेश देश हैं, तो इनका नाम याद रखना, इनके साउटोम या फिर इसके प्रिंसिप भी इसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में गेबन, ये गेबन से गुजरती है। एक कांगो, अब एक कांगो गणतांत्रिक है ना, कांगो गणतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य, गणराज्य है ना, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सॉरी लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक गणराज्य, गणराज्य से गुजरती है। और कौन सी से गुजरती है भाई? एक गुजरती है युगांडा से, एक केन्या से गुजरती है, एक सोमालिया से गुजरती है, सोमालिया से गुजरती है, और एक गुजरती है मालदीव से गुजरती है, एक गुजरती है आपकी इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया, और सीरिया। और कौन से भाई, कौन सा देश है? किरीबाती है वो, किरीबाती, किरीबाती आपकी एक क्लास देश और बढ़ गया, किरीबाती। ये आपके 13 देश हो चुके हैं, इनसे क्या है, भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भारत की जो स्थलीय सीमा कितनी है भाई? भारत की स्थलीय, कुल स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। और कितने देशों के साथ में कितने देशों के साथ गुजरती है? कुल देश हैं, कुल देश कितने हैं? कुल देश हैं 5, 5 देशों के साथ में क्या लगती है? स्थलीय सीमा। अब कौन कौन से देश के साथ में लगती है आपको मैं क्रम के अनुसार लिखा रहा हूं। सबसे बड़ी किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के बाद हो गया आपका चीन, चीन के बाद हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान। उसके बाद में है, उसके बाद में कौन सा हो गया? उसके बाद हो गया नेपाल, और नेपाल के बाद हो गया, ये हो गया आपका लास्ट है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, ये क्रम के अनुसार आपको सजा दिए भैया ना। अब देखो लंबाई इसकी, देखो इसकी कितनी है, बांग्लादेश की कितनी लगती है? 4,096 किलोमीटर। उसके बाद में चीन के साथ कितना लगती है? 3,488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ लगती है 3,323 किलोमीटर। उसके बाद में नेपाल से है 1,000, यह है 1,751 किलोमीटर। और ये सबसे कम किसके साथ भाई? अफगानिस्तान के साथ कितनी है? 106 किलोमीटर, ये न्यूनतम है, ये होगी न्यूनतम, और ये आपके होगी अधिकतम। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, मैंने पूरा लिख दिया भैया ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है? सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ रखती है? तो कितनी किसके साथ रखती है? बांग्लादेश के साथ में। कितनी? 4,096 किलोमीटर। बाकी जलीय सीमा कितनी है? भारत की जलीय सीमा कितनी है?
जलीय सीमा वो आप लोग बताओगे। अब इसके अंदर भी है, एक तो है मुख्य भूमिका, मुख्य भूमिका बताओगे, मुख्य भूमिका, और दूसरा है कुल जलीय सीमा, कुल जलीय सीमा, कुल जलीय सीमा, ये आप लोग बताओगे। अब दोनों क्वेश्चन आपके लिए हैं। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है? श्वेत पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? किसको जाना जाता है? धौलागिरी को। धौलागिरी को क्या कहते हैं? संस्कृत के अंदर धौलागिरी का नाम, धौलागिरी पर्वत है, उसका संस्कृत में नाम क्या है? धवल। और धवल शब्द से क्या है, उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है श्वेत। धवल का अर्थ है सफेद, श्वेत यानी सफेद। ठीक है, तो उसको किसको जाना है? धौलागिरी। और धौलागिरी है कहाँ पे? ये हिमालय के अंदर है, हिमालय के अंदर, हिमालय के अंदर है धौलागिरी। ठीक है, और कहाँ पे? हिमालय में कहाँ पे? नेपाल के अंदर। इसको लिख देता हूँ, चलो मैं, नेपाल में, नेपाल में क्या है? धौलागिरी पर्वत। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी भाई? 2003 के अंदर। और एक्ट कौन सा था? 2002 जैव विविधता प्राधिकरण एक्ट के तहत 2003 के अंदर इसकी स्थापना की गई। अब मेरे को क्वेश्चन बताओ, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विविधता, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 22 मई को। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई कहां जाती है? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो कहां पाई जाती है बताओ मेरे को, या फिर मैं लिख देता हूं कहां पे? पश्चिमी घाट में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पे है? पश्चिमी घाट के अंदर। आगे जाओ। 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिमी जिलों में निम्न कोटिकृत या निम्न कोटि के जो वन है को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया था। किसने? पश्चिम बंगाल विभाग ने। ठीक है, तो कौन से पेड़, कौन से वृक्ष के लिए किया गया था? कौन से थे इसमें? शाल वृक्ष। शाल वृक्ष को, यानी इसको पुनर्जीवित करने में विफलताएं की थी। कब ये वन्य जीव आपका जो संरक्षण अधिनियम वो आया कब था? 1972 के अंदर। ठीक है, बस इसके बारे में तो इतना ही डिटेल लिख लीजिए आप। बेसल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? बेसल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है भाई? बेसल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से है, या वनों का जलाना है, या फिर समुद्र जल का प्रदूषण है, या फिर खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण? ये कौन सा होगा आपके? खतरनाक पदार्थों का, अपशिष्ट पदार्थों का सीमा पार। यानी देखो इसके अंदर क्या है कि खतरनाक जो पदार्थ, जैसे कि ई कचरा भी होगा, जैसे मोबाइल या कंप्यूटर को चिप वगैरह होगी, ये बहुत सारे अपशिष्ट होते हैं ना, उन सबको करने के लिए कौन सा था? बेसल प्रोटोकॉल। बेसल प्रोटोकॉल हुआ कहां पे थे? कहां पे होता है? स्विट्जरलैंड के बाद, स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1989 के अंदर। कहां पे? स्विट्जरलैंड के अंदर। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कब हुआ था? ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 16 सितंबर को। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब? 1987 के अंदर। ठीक है, ये चीजें भी आप थोड़ा याद रखा करो। आगे जो संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? किस देश में है? ये कहां पे भाई? दक्षिण कोरिया में। और दक्षिण कोरिया में कहां पे? दक्षिण कोरिया में कहां पे है? दक्षिण कोरिया के कौन से शहर में है? यहाँ पे क्या है? 42 सदस्यों का एक जो बोर्ड बना रखा है, सदस्यों का बोर्ड है, उसके द्वारा क्या है? संचालित किया जाता है राष्ट्रीय ग्रीन जलवायु कोष। सॉरी, 42 नहीं है, 24, मेरा थोड़ा आगे पीछे हो गया। क्या है? 24 सदस्यों के एक बोर्ड के द्वारा इसको जो आपका ग्रीन जलवायु जो आपका मुख्यालय है उसको इन लोगों के द्वारा क्या संचालित किया जाता है। इस बोर्ड के अंदर इतने अध्यक्ष हैं, इतने सदस्य हैं। ठीक है, आगे जी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई आपके पहले ना बीपीएससी के अंदर। हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पादप विलुप्त होने के कगार पर है? कौन सा पादप है?
ये कौन सा आपका हेलियंथस एनुअस, क्या है ये? सूरजमुखी, सूरजमुखी है भाई ये, सूरजमुखी। आजकल के रिश्ते कैसे हो गए हैं? सूरजमुखी के फूल की तरह, जिधर जितना फायदा है उधर क्या है, झुक जाते हैं। तो आप लोग जब सरकारी नौकरी लग जाओगे ना, तो सारे आपके रिश्तेदार, आपके सारे गांव वाले आपकी तरफ, आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, आपकी तरफ झुक जाएंगे। जब आप मेहनत करोगे तो आपके पास कोई नहीं पूछने वाला कि आपने कितनी तकलीफ आ रही है, कैसा आपको लग रहा है, कोई कुछ नहीं पूछा, किस चीज की जरूरत है आपको, है ना। जब जब आपको जरूरत की आवश्यकता होती है, आपको लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उस टाइम पे आपके पास में कोई नहीं आएगा। ठीक है। तो जब आप क्या हो जाओगे, सरकारी नौकरी, आप टीचर बन जाओगे, तो क्या होगा, सूरजमुखी की तरह लोग क्या, कि आपकी तरफ झुक जाएंगे। ठीक है भाई, आगे जाओ। लाओ खवा लाओ खाऊ वन्य जीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में किस नदी के दक्षिण तट पर है? पहले है कहाँ पे ये कहाँ पे भाई? असम के अंदर, असम के अंदर है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है जंगली भैंसा और एक सिंग गेंडा वाला, एक सिंग जो गेंडा होता है ना, वो वैसे काजीरंगा में पाया जाता है, लेकिन इसमें नाव खाओ वन्य जीव अभयारण्य है, इसके अंदर भी है भाई। देख, तो आपका जंगली भैंसा हो गया, जंगली भैंसे के लिए भी फेमस है, और एक इसमें क्या है, एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है, एक सिंग वाला गेंडा, गेंडा भी पाया जाता है। अब एक कौन सी नदी के तट पे है ये? ये है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। अब ब्रह्मपुत्र नदी, इसको क्या कहते हैं तिब्बत में, क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं तिब्बत में सांगपो। असम में क्या बोला जाता है? असम में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में क्या कहते हैं इसको? बांग्लादेश में क्या कहते हैं बताओ? और जब गंगा के अंदर मिलती है तो क्या कहते हैं? बांग्लादेश में क्या कहते हैं इसको? पद्मा। और जब इसको गंगा में मिलने के बाद क्या होती है, गंगा में मिलती है तो उसको बोलते हैं मेघना, फिर इसको कहते हैं मेघना। अब ब्रह्मपुत्र नदी किसके पास आती है? असम में क्या है, काम्बक्या माता का जो मंदिर है उसके अंदर से पास से आती है। तो वहां पे क्या है, वहां पे जब काम्बक्या माता का जब मेला भरता है आषाढ़ माह के अंदर, तब उसकी क्या है, योनि की पूजा की जाती है। तो उस टाइम पे क्या है कि ये इस नदी का क्या होता है, रंग कैसा हो जाता है, रंग लाल हो जाता है। पानी का रंग क्या हो जाता है, लाल रंग का, इसमें क्या है, पानी हो जाता है। ठीक है, आगे जो इसमें इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ पे है भाई ये? कहाँ पे है? श्रीनगर के अंदर। श्रीनगर में क्या है, ये क्या आपका इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है। और कौन सी झील के पास में भी ये? डल झील के किनारे। अब ये मैं लिख देता हूँ, डल झील के किनारे भी है, डल झील के किनारे, डल झील के किनारे आपका ट्यूलिप गार्डन। ये क्यों बनाया गया है इसको, मतलब पहले इसका नाम क्या था भाई? पहले नाम क्या था? पहले इसका नाम था, पहले नाम था इसका सिराज, सिराज, सिराज बाग के नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, इसको नाम रखा इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन। और कब कब किया गया? और ये क्या है, एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बना दिया गया है इसको, ट्यूलिप, ट्यूलिप गार्डन बना दिया गया इसको। और कब शुरू किया गया ये? 2007 के अंदर क्या किया गया था, पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए ट्यूलिप गार्डन का नाम चेंज कर किया गया, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इसको रखा गया, जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ठीक है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर। भारत सरकार अधिनियम 1919 और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मोंटेग्यू क्या था उस टाइम पे? ये था राज्य सचिव, भारत का क्या था, राज्य सचिव। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड था ये था वाइस राय, वाइस राय। इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड को सुधार अधिनियम भी
इसको सुधार अधिनियम बोला जाता है, सुधार अधिनियम। और ये सुधार किस में किया गया था इसने, सुधार अधिनियम। इसमें एक तो क्या किया, प्रत्यक्ष निर्वाचन को शुरू किया, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली को शुरू किया था, प्रणाली शुरू की। दूसरा, इसमें संपत्ति, संपत्ति और शिक्षा, शिक्षा के आधार पर कुछ लोगों को क्या था, मतदान में इनको अधिकार दिया गया। शिक्षा के आधार पर मतदान के अंदर, मतदान में क्या दिया गया, अधिकार। और क्या किया था इन्हें, 1926 में क्या किया, सिविल सेवक, सिविल सेवक, सेवक की भर्ती के लिए क्या किया था भाई, केंद्रीय यानी संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग क्या किया था, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया, का गठन किस, कौन से नियम के तहत, मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत। ठीक है, ये 1919 में भारत में आया था। अब एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसका थोड़ा मैंने कलर ठीक करवा दूंगा, हो सकता है आपको थोड़ा अटपटा लग रहा हो क्योंकि कलर थोड़ा उसमें ऐसे ही हो गया, इसका थोड़ा चेंज कर देंगे एक बार। आगे जाओ। सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था, किसने किया था, किसने किया था भाई, जवाहरलाल नेहरू ने। कौन, क्या क्या, कौन सी सभा, ये संविधान सभा। जब संविधान सभा चल रही थी तो उसके यानी किस तरीके से वो कार्य करेगी, उसको रणनीति बनाने के लिए, उसकी भूमिका बनाने के लिए क्या किया था, वहां पे विचार विमर्श करने के लिए तो क्या किया, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या किया, इस संकल्प आंदोलन को प्रारंभ किया था। ठीक है, इसके बारे में कोई खास जानकारी वैसे है नहीं। आगे जो भारतीय संविधान निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा इसके संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का विवरण देता है, संशोधन की प्रक्रियाओं का विवरण कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया जाता है, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, कौन किस भाग में है, भाग 11 के अंदर कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद बता सकते हो आप लोग, अनुच्छेद आप लोग बताओगे, निम्नलिखित कौन से भागों में, कौन अच्छा भागों पूछा है संविधान का, निम्नलिखित भागों में कौन सा भाग इसके संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का विवरण देता है। हाँ, वैसे पूछा भाई प्रक्रियाओं का विवरण तो भाग 11 के अंदर, भाग 11 के अंदर है। और वैसे वैसे कौन सा है, भाग 20 के अंदर। वो जैसे संशोधन के रूप में पूछा था भाई कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा संशोधन किया जाता है, तो भाग अनुच्छेद 368 के द्वारा भी संशोधन किया जाता है। ठीक है, वो शक्ति प्रदान करता है। आगे जाइए। भारत के संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है, तो कौन सा है, इससे पहले मेरे को बताओ, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 5 क्या है, ये क्या है भाई, संविधान, संविधान, संविधान के प्रारंभ में, प्रारंभ में नागरिकता, यह अनुच्छेद 5 के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 18 में क्या हो गया, आपका उपाधियों का अंत हो गया। अनुच्छेद 26 में क्या है, यह भाई धार्मिक, धार्मिक कार्यों, धार्मिक कार्यों के में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध में, प्रबंध की स्वतंत्रता, प्रबंध की स्वतंत्रता। उसके बाद में होगा अनुच्छेद 43 क्या है, ये क्या है, ये भाई आपका कुटीर उद्योगों, कुटीर उद्योगों का विकास, का विकास। ठीक है, आगे जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है, कार्यपालिका की शक्तियां कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 156 के अंदर। अब 157 में, 154 में, 150 में क्या है, देख इसमें है भाई, इसमें लिखा देता हूँ। 154 में राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति होती है ना, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां, जो कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं या फिर वो काम करने की जो शक्ति होती है,
कार्यपालिका की शक्तियां अनुच्छेद 154 के अंदर है। अनुच्छेद 157 क्या है? इसमें है राज्यपाल की योग्यताएं, राज्यपाल की योग्यताएं। और अनुच्छेद 150 में 156 हो गया। 50 में क्या है? संघ, संघ और संघ और राज्यों के, संघ और राज्यों की लेखाओं, लेखाओं लेखा जोखा होता है ना, लेखाओं का क्या है? प्रारूप है भाई, प्रारूप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपके पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है भाई, आपके सारों के आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। इसका थोड़ा हो सकता है आपके कलर वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो। यार क्वेश्चन कैसे लगे आपके? इतने जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपके सही कितने हैं? ठीक है, लगभग शायद मैंने 25 से 30 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं पर डे, आपके 25 से 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप लोग क्या है, देख के मेरे को जरूर बताना कि आपको कितने आपने सही किए हैं, कितने आपके गलत है, कि आप और क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्वेश्चन का जो लेवल है वो कैसा है, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और हिंदी वाली मैम ने भी आपको कैसा पढ़ाया वो क्लास अभी यदि आपने नहीं देखा तो पूजा में जो मेरे जस्ट पहले 9 बजे उनकी क्लास हुई थी तो वो भी जरूर जाके देख लेना। दोनों क्लास आपके लिए, जो आपका सीटेट है और आपका जो बिहार शिक्षक भर्ती है, दोनों के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। या फिर और भी कोई आपकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हम मिक्स में क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो आपकी हिंदी या जीके आ रहा है तो आप आराम से इस एक दोनों क्लास आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।